Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss a new topic and the lecture is related to BCom and the subject is business law. अब ये जो आपका सब्जेक्ट है इसमें मैं ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो आप लोग उसको गो थ्रू करना। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि यहाँ पे मैं कंटेंट कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले अगर मैं वॉइड एग्रीमेंट की बात करूँ तो वॉइड एग्रीमेंट होते क्या हैं? वॉइड एग्रीमेंट वो सारे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि लॉ कोर्ट के द्वारा इनफोर्सेबल नहीं है, मीन्स लीगल नहीं है अगर आप बोलो तो। सेक्शन 2G बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, और वॉइड एग्रीमेंट ये बोलता है कि कोई भी एग्रीमेंट जो कि लीगल नहीं है, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मीन्स वो जो 10 हमने जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए 10 एसेंशियल एलिमेंट्स बोले थे, 10 एसेंशियल एलिमेंट्स बोले थे, वो 10 एसेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो हमने बोल दिया कि ये वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, अब जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंटली और भी कुछ पॉइंट्स आते हैं उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि ये पॉइंट्स कह क्या रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज़ क्लियर कि ये नॉन फुलफिलमेंट कर रहा है बहुत सारी कंडीशन की, मींस या तो पार्टीज़ फ्री कंसेंट नहीं है, फ्री सेम सेंस में बात नहीं कर रहे, कॉम्पिटेंसीज नहीं है, या तो माइनर है, या तो इस तरीके का अनसाउंड माइंड है, लीगल नहीं है, लॉफुल ऑब्जेक्ट ठीक नहीं है, या इस लिस्ट में नहीं आ रहे। ठीक है, या तो आप बोलोगे कि ये जो कंप्लीशन है वो सर्टेन फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट नहीं कर रहे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, उसको वन बाय वन समझते हैं और देखते हैं। एंड बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ स्टूडेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि आप लोगों के लिए मैं और इनिशिएटिव्स ले सकूं। ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर सबसे पहले आता है आपका वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट अभी हम पढ़ के आए हैं जो कि सेक्शन 2G में लिखा हुआ है। वॉइड एग्रीमेंट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट जो कि विच एज पर लॉ के हिसाब से अनइनफोर्सेबल, जिसका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है। जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन दैट सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वो क्या हो गया है, वो किसी न किसी तरीके से अब इलीगल हो गया। जैसे कि मान लो A और B दो पार्टी हैं, इसको क्या हो गया आज, A और B दो पार्टी हैं। A और B के मतलब A है इंडिया और B है चाइना। इन दोनों का जो था वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बना था इनके बीच में। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट बीच में आया, मतलब अभी कंटिन्यूएशन में है, इंडिया और चाइना की कहीं ना कहीं सपोज एक वॉर हो जाती है जिसमें इंडिया काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को बैन कर देती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अब क्या बन गया, ये वॉइड हो गया। क्योंकि हमने पढ़ा था ना, एलियन एनिमी के साथ हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो वॉइड हो जाता है। तो इसी टाइप का वॉइड एग्रीमेंट तो स्टार्टिंग से ही बेकार होता है, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक हद तक वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब वैलिड था, लेकिन अब उसमें ऐसी कुछ सिचुएशंस आ गई हैं जिसकी वजह से वो वॉइड हो गया है। वॉइड एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही ये वॉइड एब इनिशियो होता है, हमने पढ़ा है ना, वॉइड एब इनिशियो। इसको आज दिक्कत हो रही है। और ये जो होता है वैलिड, बिगनिंग में तो वैलिड होता है, बाद में वॉइड बनता है, ये कभी भी वैलिड ही नहीं होता। इट इज़ वैलिड, इट डज नॉट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। ठीक है, ये ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन और मोर एसेंशियल, जो हमने 10 एलिमेंट्स पढ़े थे, ये उस सिचुएशन के हिसाब से क्या हो गया, ये वॉइड हो गया। जबकि ये इम्पॉसिबिलिटी की वजह से हुआ है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। चलो इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। फिर उसके बाद ये हमने पढ़ लिया, वॉइड एब इनिशियो पढ़ लिया, नेवर वैलिड। कॉजेस क्या क्या होते हैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, ये वाला पढ़ लिया, ये वाला भी पढ़ लिया, इम्पॉसिबल। प्री रिक्वेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
व्हेन द एग्रीमेंट इज क्रिएटेड, जब एग्रीमेंट बनाया जाता है तो सारे के सारे प्री रिक्वेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट सेटिस्फाइड, 10 के 10 एलिमेंट सेटिस्फाइड नहीं होते जब ये वॉइड एग्रीमेंट को हम बात करते हैं। जबकि इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 10 के 10 एलिमेंट को फॉलो करता है, लेकिन उसके बाद ये वॉइड बनता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रेस्टिट्यूशन। इन जनरल रेस्टिट्यूशन इज नॉट अलाउड, रेस्टिट्यूशन अलाउड नहीं है। रेस्टिट्यूशन इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, जबकि रेस्टिट्यूशन इसमें अलाउड है। जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो इसमें हम रेस्टिट्यूशन कर सकते हैं ना। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, रेस्टिट्यूशन मीन्स चेंजेस वगैरह भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट की बात करूं तो डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट आएगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको उसके ऊपर लेके चलती हूँ ताकि आप लोग को क्लैरिटी आए। और देखो, अगर मैं बात करूँ, ये हमने डिस्कशन कर ली वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सब बात कर ली। इसके बारे में थोड़ा सा ही बताऊंगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। इलीगल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के बीच में डिफरेंस क्या है। इलीगल मीन्स लीगल नहीं होना, नॉट लीगल। ठीक है, लीगल नहीं होना। जबकि अगर मैं पॉलिसी एग्रीमेंट की बात करूं, पब्लिक अपोज टू पब्लिक पॉलिसी की बात करूं, तो जो मोरली रॉन्ग होता है, जो मोरली करेक्ट नहीं है, उसको हम कहेंगे कि ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। इन दोनों के बारे में एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो इसमें इमोरल, ये देखो ये वर्ड लिखा है ना इमोरल, ये देख सकते हो आप लोग। ये जो इमोरल होता है, ये वाला पॉइंट, ये आपका इसमें आ जाता है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। बाकी गो थ्रू कर सकते हो, आपको गो थ्रू करना हो। और इसके अंदर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा दैट इज वेगरिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इनके बारे में हम वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम डिफरेंशिएट से सीखते हैं। ये थे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ कि सबसे पहले ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता क्या है। ध्यान से समझना बच्चों। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी सिचुएशन के होने या ना होने पे बेस्ड होता है, कि कल बारिश हुई तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉलो होगा, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं होगा। किसी भी हैपनिंग के होने ना होने पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसको हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जबकि अगर मैं वेगरिंग एग्रीमेंट की बात करूं तो ये आप नहीं देखते जो शेयर्स मार्केट में जो अपना पैसा लगाते हैं, या स्पेक्यूलेशन टाइप का जो बिजनेस होता है, स्पेक्यूलेशन वाला जो बिजनेस होता है, उनके ऊपर सट्टा बाजारी टाइप का होता है, तो वो आपका वेगरिंग एलिमेंट कहलाते हैं। इसमें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ, दिस मीन्स दैट एनी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी काम जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके होने ना होने पे। जबकि वेगर एक एग्रीमेंट है जो कि नॉन इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, लॉ के हिसाब से ये ठीक है ही नहीं, लॉ के हिसाब से ये इलीगल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये किस में मेंशन है, ये मेंशन है द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेंशन इन सेक्शन 31 1872। ये लीगली वैलिड है, लीगली वैलिड, ये बच्चों हटा देना, ये धोखे से ऐसा आ गया। फिर उसके बाद अगर मैं वेगरिंग एग्रीमेंट की बात करूं तो ये सेक्शन 30 में डिफाइन है, जो कि वेगरिंग एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन वेगरिंग एग्रीमेंट को क्या कंसिडर किया जाता है, ये वैलिड एग्रीमेंट नहीं कंसिडर किया जाता। इसको हम वॉइड कंसिडर करते हैं। सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स दैट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग फ्यूचर के अंदर। जबकि ये बैटिंग, कोई भी चीज़ हारना जीतना, प्रॉफिट होना, फ्यूचर के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट के ऊपर होता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज एन एक्ट विल बी डन डिपेंडिंग ऑन अनसर्टेन फ्यूचर। जबकि वेगरिंग एग्रीमेंट, इसको आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है,
Wagering agreement is the only interest in whether I have gained profit, incurred loss depending upon the outcome of event. या तो मुझे फ़ायदा हुआ या मुझे नुकसान हुआ. ठीक है, वेगरिंग एग्रीमेंट के बारे में. नेक्स्ट देखो अनसर्टेन, ये तो लास्ट के टॉपिक्स बचे हैं. अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट इज सेकेंडरी और कोलेट्रल. सेकेंडरी और कोलेट्रल माना जाता है, इसके अंदर सेकेंडरी माना जाता है, जबकि अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट इज द ओनली फैक्टर, इसमें ये प्राइमरी माना जाता है. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट देयर में और मे नॉट रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जबकि रेसिप्रोकल प्रॉमिस ए और बी का रेसिप्रोकल प्रॉमिस मीन्स ए बी को सेम कंडीशन बोल रहा है और बी भी ए को सेम कंडीशन बोल रहा है, तो इसके अंदर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस नहीं होते, जबकि इसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं. तो बच्चों मैंने कोऑपरेट करने की कोशिश की, इट्स नॉट वर्किंग दैट मच, तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे. ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, दैट इज लेसन नंबर 2, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, किन किन कंडीशंस में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, इन सब की बात नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे. Till you have to subscribe the channel and like the video and share as much as possible. Thank you for watching and be happy.